Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, shit, I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could jump and grow. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Yeah, let's go. हे गाइस, मेरा नाम है अनुज और आप लोगों ने देखा एक छोटा सा ग्लिम्स एक प्री लॉकडाउन वाला जो मेरा कंडीशनिंग था उसका, और अब जो फिलहाल मेरा कंडीशनिंग है उसका। गाइस, जहाँ तक स्टैट्स की बात करें, 75 kg वॉज माई वेट जब मैं यहाँ पर आया था अपने होम टाउन में। और जो क्लिप्स हैं गाइस वो एग्जैक्टली यहाँ आने से 2 दिन पहले के हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्च के आसपास के। गाइस, फिलहाल जो मेरा वेट है वो है 90 kg। सो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली पिछले 100 दिनों में 15 kg मैंने गेन करा है। अब गाइस, जितना आपको पहले ही बता दूं कि सिंस मैं पिछले 10-12 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो ये 15 kg ऐसा नहीं है कि सारा का सारा लीन मसल गेन है। इतने टाइम जब आप ट्रेन कर चुके होते हैं, इतना जल्दी आपको मसल गेन नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ एक्चुअली फैट गेन। वो न्यूबी गेन्स होते हैं हमेशा, जो कि आपको जल्दी से देखने को मिलते हैं। और इनफैक्ट गाइज, इसी वीडियो के साथ मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा आपको मैंने एक एक्सपेक्टेशन दी है कि नेचुरल गेन किस तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं है गाइस कि आप अगर नेचुरल गेन करने के लिए चलते हैं तो एकदम लीन गेन होता है, आपकी बॉडी के ऊपर फैट नहीं आता है। मेरा कितना ज़्यादा हाई मेटाबॉलिक रेट है, कितना ज़्यादा बीइंग एन एक्टोमॉर्फ, उसके बावजूद आपने देखा कि अगर मैं गेनिंग पे जाता हूँ तो एक फ़ैट की लेयर आती ही आती है। तो दैट इज़ इनएविटेबल। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन रख के मत चलिए कीजिए कि आप अगर गेनिंग करेंगे नेचुरल होते हो तो आपके ऊपर फैट की लेयर आएगी ही नहीं। दूसरा एक एक्सपेक्टेशन आपको और बता दूं कि अब इसके बाद जब मैं कट करूंगा तो ऐसा नहीं है कि मेरा ओवरऑल साइज़ आपको सेम देखने को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली जब मैं कट करूंगा तो उस साइज़ या उसके आसपास ही जाकर कट होगा। ऐसा नहीं होता है कि साइज़ आपने बढ़ा लिया उसके बाद आपने कट करा और आप नेचुरली आपने अपना सारा का सारा गेन मेंटेन कर लिया और सिर्फ फैट के लिए ऊपर से कम हो गई। ये एकदम फैक्ट बात है। अब गाइस, इससे पहले, बिकॉज आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये नहीं है कि मैंने किस तरीके से गेन करा। मेन टॉपिक है गाइस किस तरीके से आप अपना वर्कआउट शेड्यूल बना सकते हैं। बहुत लोगों की बहुत शिकायतें थी कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कटिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, गेनिंग के ऊपर वीडियो नहीं बनाता। इनफैक्ट ये भी शिकायत थी कि भाई मैं खुद गेन नहीं करता हूँ। सो आपकी शिकायत मेरे ख्याल से गेनिंग की तो दूर होगी होगी। मैंने 15 किलो गेन कर लिया सिर्फ आपके कहने पर। अब जहाँ तक बात रही कि किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं वर्कआउट बनाने में, अगर आप गेनिंग करते हैं, उसके लिए मैं फ़िलहाल ये पेन पेपर लेकर बैठा हुआ हूँ। इससे पहले गाइस, लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। गाइस, आप जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कोई बेयर बॉडी वीडियो नहीं बनाता हूँ जहाँ मैं बहुत ज़्यादा अपनी क्लिप्स डालूँ कि मैं किस तरीके से दिखता हूँ। मुझे थोड़ा सा यार ऑकवर्ड से फील होता है, बट मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इस तरीके की वीडियोस और बना पाऊँ। और स्पेशली गाइस, मेरे एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छे नहीं हैं। आप ज़्यादातर यूट्यूबर आप देखेंगे कि उनके एडिटिंग स्किल बहुत अच्छे होते हैं, मेरे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है गाइस। एंड मेरे को इसमें कोई मानने में कोई शर्म नहीं है या कुछ ऐसा, लेकिन गाइस मैंने अपनी तरफ से ट्राई करा है और इस वीडियो में मैंने उसे थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करी है। सो जो स्टार्टिंग में आपने क्लिप देखा मैंने खुद से एडिट करा है, अगर आपको थोड़ा सा ठीक
लगाओ, आपको लगाओ कि इस तरीके की वीडियो मुझे और बनाने चाहिए, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मतलब फीडबैक ज़रूर देना, अच्छा था, ख़राब था, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जैसा भी हो। और अब गाइस मूव ऑन करते हैं कि किस तरीके से आप अपना वर्कआउट शेड्यूल बना सकते हैं। गाइस जो मैं आपके सामने एक गाइडलाइन दूंगा, ये सेम गाइडलाइन आपको पता होगा कि मैं अपने वेबसाइट के थ्रू ट्रेनर्स को भी सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। ये उसका भी एक तरीके से पार्ट है। ओवरऑल गाइडलाइन लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है। सो मैं फिलहाल गाइस यहाँ पे एक ऐसी डायरी लेके बैठा हूँ, बिकॉज मैं आज भी थोड़ा सा यार ओल्ड स्कूल में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। मैं अपना अभी भी जो काम होता है ज़्यादातर पहले इसके ऊपर करता हूँ और उसके बाद इस चीज़ को मैं लैपटॉप के ऊपर उतारता हूँ। बिकॉज हम लोग या थोड़ा स्टार्टिंग से ही पेन पेपर से ज़्यादा हमारा जुड़ाव रहा है जिस टाइम पर हम लोगों ने स्टडीज़ करी हैं। सो इसलिए शायद थोड़ा सा ये रीज़न। और ये गाइस मैं इसलिए भी लेकर आया बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस गाइडलाइन को फॉलो करके थोड़ा सा इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। वैसे गाइस पता क्या, इस अप्रोच को यानी कि आप अगर वर्कआउट शेड्यूल बनाते हैं, देयर आर 2 अप्रोचेज़। पहला अप्रोच ये होता है, आपको ऐसे कुछ हो सकता है, कुछ लोग ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे कुछ ट्रेनर्स हैं जो आपको ऐसा बताएंगे कि जितना आपका मन करे उतना वेट मार, क्योंकि गेनिंग का तो मीनिंग ये है कि जो सामने आ रहा है वो खा जाओ और जितना वजन आप उठाओगे उससे आपको गेन हो जाएगी। सो गाइस मैं उस फिलॉसफी में ना बिलीव रखता हूँ, ना मैं उस फिलॉसफी की आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तो इसलिए वो फिलॉसफी को जो लोग फॉलो करते हैं उनकी शायद मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा। आप और कोई चैनल देख सकते हैं। मैं गाइस थोड़ा सा बिलीव रखता हूँ इस फिलॉसफी में कि आप थोड़ा सा देखें कि आपको लाइफ में किस तरीके से क्या टारगेट सेट करना है, उसे किस तरीके से अचीव करना है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा साइंटिफिकली हमारी अप्रोच रहेगी कि किस तरीके से आप इंजरी प्रूफ अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सो गाइस मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से मेरा वर्कआउट शेड्यूल डिज़ाइन करा था और आप इससे थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। सो गाइस ये मैंने ऐसे कुछ, अब गाइस हैंडराइटिंग मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो मैं एक काम करूँगा, मैं आपके सामने रीड करके बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से पूरा का पूरा कैलकुलेशन या फिर एक ओवरड्राफ्ट मैंने करा था। सबसे पहले गाइस मैंने ऊपर लिखा है टारगेट, फिर मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप एक टारगेट डिसाइड करें और टारगेट को थोड़ा सा डिफाइन करें। जैसे मैंने क्या लिखा है, मैंने 3 पॉइंटर्स लिखे हैं। पहला मेरा टारगेट था गेन मसल ऑब्लिक वेट, दूसरा था रिकवर शोल्डर इंजरी, तीसरा था मैनेज ACL इंजरी एंड स्लिप डिस्क इंजरी। सो ये मेरे ट्रेनिंग के अगले 12 हफ्ते जो मैं ट्रेन करूँगा उसके क्या है टारगेट, यानी कि गोल्स कि मैं एक ऐसा वर्कआउट शेड्यूल बनाऊंगा जिससे कि मेरी जो इंजरी है वो कुछ हद तक मैनेज हो पाए और जो मैंने गेन करना है वो हो पाए। अब मेरा एक्सरसाइज सिलेक्शन जो होगा वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा कि मेरा टारगेट क्या है। टारगेट ये नहीं होता है कि भैया मुझे तो बॉडी बनानी है, बॉडी नहीं, बॉडी आपको ऊपर वाले ने अच्छी खासी दी है। आपने अपने PRs बढ़ाने हैं, आपने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, स्ट्रेंथ गेन करना है, आपने हाइपरट्रॉफी में गेन्स करने हैं, आपने किसी तरीके का रिहैबिलिटेशन करना है, आपने किसी तरीके की स्पोर्ट्स रिकवरी करनी है। सो टारगेट शुड बी लाइक दिस, थोड़ा सा स्पेसिफिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे हवा में नहीं कि मैंने गेन करना है, मैंने लूज़ करना है। थोड़ा सा सबसे पहली चीज़ आपको ये डिफाइन करनी ज़रूरी है। सो मेरे केस में 3 चीज़ें थी, तो गेन वेट ऑब्लिक मसल, दूसरा था रिकवर शोल्डर इंजरी। मुझे गाइस कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ आने से पहले मैं कैलिस्थेनिक के कुछ नए मूव्स सीख रहा था। आप जानते हैं कि मैं हेड स्टैंड और हैंड स्टैंड बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता रहता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार आप बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, कैलिस्थेनिक भी आप रोज़ कर रहे हैं, तो कई बार थोड़ा सा शोल्डर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मुझे वो इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी कम करनी थी। वो तीसरा है मैनेज माई ACL इंजरी, आपको पता होगा लास्ट ईयर मेरा ACL का सर्जरी हुआ था। चौथा है डिस्क इंजरी, आपको पता है कि मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है कई सालों से। सो गाइस आप सोच सकते हैं कि एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, आप भी काफ़ी सारे इंजरीज से गुजरते रहते हैं, तो हम लोग भी ह्यूमन बींग्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई कोच है तो उसको कोई इंजरी नहीं हो सकती है। सो ये थे मेरे ट्रेनिंग के टारगेट। अब उसके बाद गाइस मैंने लिखा है इसके आगे कॉन्स्ट्रेंट, कि क्या क्या मेरे ट्रेनिंग के कॉन्स्ट्रेंट्स रहेंगे। सबसे पहला नंबर ऑफ डेज, कि मैं कितने दिन ट्रेनिंग कर पाऊँगा, 6 से 7, बिकॉज मेरे को ऐसे कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा है एक्सरसाइज सेलेक्शन। अभी एक्सरसाइज सेलेक्शन में क्या क्या कॉन्स्टेंट्स होंगे। पहला है हैवी, अवॉइड हैवी स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट ड्यू टू माई लोअर बैक इंजरी। दूसरा है अवॉइड हैवी शोल्डर प्रेस ड्यू टू माई शोल्डर इंजरी। तीसरा है अवॉइड कैलिस्थेनिक मूव्स, जो मैंने आपको बताया कि मेरा शोल्डर में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन था, उसकी वजह से मैंने तय करा कि मैं नेक्स्ट 12 वीक्स ये सारी की सारी चीज़ें अवॉइड करूँगा, क्योंकि मुझे जो मेरा टारगेट था उसके ऊपर काम करना है, जो कि था रिकवरी फ्रॉम शोल्डर इंजरी और मैनेजिंग माई ACL एंड डिस्क इंजरी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिलेटेड होता है। थर्ड मैंने लिखा है कि इसकी एक तीसरा कांस्टेंट जो मेरे ट्रेनिंग शेड्यूल में होगा वो होगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है। आप जानते हैं कि फिलहाल हम लोग सिर्फ होम वर्कआउट किया है मैंने पिछले पूरे 12 हफ्ते में, बिकॉज फिलहाल जिम्स हैं क्लोज। सो इसलिए एक कांस्टेंट क्या होगा कि मेरे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे मशीन्स नहीं हैं। तो इसलिए जो भी मेरे पास सेलेक्टेड इक्विपमेंट होंगे मैं सिर्फ उसी में से एक्सरसाइज चूज़ कर सकता हूँ।
इसके बाद एक कांस्टेंट और है, वो है 30 मिनट्स फॉर बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ACL। गाइस ACL का जो आपका सर्जरी होता है उसका जो रिहेबिलिटेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपको स्पेसिफिकली कम से कम 30 मिनट्स अपने ACL के जो रिकवरी एक्सरसाइज है उसमें देने पड़ते हैं। तो एक तरीके से मेरा 30 मिनट्स वहाँ पे फिक्स है जिसको मैं मूव नहीं कर सकता, तो वो भी मेरे ट्रेनिंग का कॉन्स्टेंट हो गया। अब गाइस इसके बाद बात करते हैं स्केड्यूल की कि आप किस तरीके से इसका आउटलाइन करेंगे। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले देखा नंबर ऑफ डेज। मैंने आपको पता है कि मुझे 6 से 7 दिन ट्रेनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने लिखा 7 डेज़। अब हो सकता है आपके केस में, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, आप कुछ काम कर रहे थे, हो सकता है 7 डेज़ नहीं हो, 5 डेज़ हो। तो आप पहले डिसाइड करोगे कि आपको कितने दिन ट्रेनिंग करनी है। मैंने ये डिसाइड करा कि मुझे 7 दिन ट्रेनिंग करनी है, तो मैंने लिखा 7 डेज़। उसके बाद मैंने लिखा मसल गेन, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो मैंने आपको बताया था कॉज एंड इफेक्ट। आपको कोई चीज़ अगर करनी है, आपने अगर मसल गेन करना है तो कैसे होगा, उस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से तो होगा, कार्डियो से तो नहीं होगा। तो इसलिए आपको पता है कि आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, तो अब आपने क्या लिखा है इसमें, वेट ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट 3 डेज़। क्योंकि आप अगर किसी भी फॉर्म का कोई भी स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 48 घंटे का आपको एक तरीके से रिकवरी पीरियड चाहिए होता है अपने मसल को इनफ टाइम देने का कि वो रिकवर हो जाए नेक्स्ट वर्कआउट सेशन से पहले। इसके बाद मैंने लिखा कार्डियो डेज, तो मैंने लिखा नन, क्योंकि फ़िलहाल मुझे अपना कार्डियोवैस्कुलर स्टैमिना इंक्रीज़ नहीं करना है। मुझे फ़िलहाल अपना सिर्फ जो मेरा टारगेट है वो वेट का है या फिर जो मुझे रिकवरी करनी है उसका है। तो आप देख रहे हैं जो मेरा टारगेट होगा ना उसी के ऊपर फिर डिपेंड करेगा कि मेरा स्केड्यूल कितने दिन का होगा, उस स्केड्यूल में कितने दिन वेट ट्रेनिंग होगी, उस स्केड्यूल में कितना कार्डियोवैस्कुलर डेज का ट्रेनिंग होगा। अब हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनका टारगेट कुछ ऐसा होगा कि नहीं मुझे तो गेन भी करना है, मुझे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर भी काम करना है। तो वो किस तरीके से अपना स्केड्यूल रखेंगे कि 3 दिन वो लोग वेट ट्रेनिंग करेंगे और 3 दिन वो करेंगे कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, ताकि वो दोनों टारगेट के ऊपर काम कर पाएँ। सो इसलिए गाइस बहुत ज़रूरी है कि अपना स्पेसिफिक टारगेट आप डिज़ाइन करें। ये नहीं है कि हाँ किसी यूट्यूबर ने या फिर मैंने या फिर किसी और ने बोल दिया कि मेरा वर्कआउट स्केड्यूल ये है, मैं इस तरीके से गेन कर रहा हूँ तो आप इसको एज इट इज़ छाप लो। नहीं, अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा आपको खुद को और उसी के हिसाब से फिर आपका स्केड्यूल बनता है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एक्सरसाइज, कि मैं क्या क्या एक्सरसाइज इंक्लूड करूँ। सबसे पहले मैंने डिसाइड करा 7 दिन ट्रेनिंग का। मेरे पास 7 दिन अवेलेबल थे, लेकिन मैंने चूज़ करा 3 दिन की ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पूरा का पूरा बॉडी वर्कआउट करूं और उसमें 48 घंटे का गैप मिल जाए मेरी बॉडी को रिकवरी करने के लिए, ताकि जो नेक्स्ट सेशन आ रहा है उससे पहले मैं कंप्लीटली रिकवर हो जाऊं। और उसके बाद मैंने फिर जब एक्सरसाइज शेड्यूल चूज़ करना है तो मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं ऐसी एक्सरसाइज चूज़ करूं जो कम से कम टाइम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प करे। सो मैंने क्या करा, ज़्यादातर कंपाउंड एक्सरसाइजेस चूज़ करी। फॉर एग्जांपल जब मैं चेस्ट प्रेस लगा रहा हूँ तो उसमें मेरा ऑलमोस्ट मेरे जो डेल्टॉइड है, मेरा जो पेक्टोरल है, मेरा जो डेल्टॉइड है, मेरा जो ट्राइसेप है, तीनों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सो मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी की सारी एक्सरसाइज जो कि मल्टी जॉइंट हैं, जो कि कम से कम टाइम में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल पे मुझे काम करने को हेल्प करेंगे, पहले मैं वो सारे की सारी एक्सरसाइज इंक्लूड करूँगा। सबसे पहले 3 आए थे, वो है स्क्वाटिंग, डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस। शोल्डर प्रेस भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मुझे शोल्डर की रिकवरी करनी है, तो इसलिए मैंने शोल्डर प्रेस नहीं लिया। सो इस तरीके से मैंने एक्सरसाइजेस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले वो इंक्लूड करें। उसके बाद जब मुझे पता लगा कि हाँ अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक बॉडी मसल हैं जिनको थोड़ा काम करना ज़रूरी है, उनको आइसोलेट करना ज़रूरी है, बिकॉज कंपाउंडिंग एक्सरसाइज में वो बहुत ज़्यादा मैं उनको ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि काफ्स हो गए। सो काफ आप अगर स्क्वाटिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं हो पाते हैं, इसलिए आप काफ रेजेस अलग से इंक्लूड कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बाइसेप वीक है, हालांकि डेडलिफ्ट जब आप करेंगे थोड़ा बहुत बाइसेप्स इंक्लूड होगा ही होगा, बिकॉज वो एक पुलिंग मूवमेंट है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बाइसेप्स के ऊपर ज़्यादा काम करें तो आप बाइसेप्स कर्ल के आइसोलेशन में कुछ और सेट इंक्लूड कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपना वर्कआउट जो प्रोग्राम आप डिसाइड करेंगे, पहले टारगेट, उसके बाद एक्सरसाइज सिलेक्शन, उसके बाद जो आप रह जाए, जो आपको इंडिविजुअली किसी स्पेसिफिक मसल ग्रुप के ऊपर काम करना है, उसके बाद आपने वो इंक्लूड करनी है। सो गाइज इस तरीके से जो होता है एक नॉर्मल एक आउटलाइन जो होता है वर्कआउट का वो डिज़ाइन करते हैं और उसी के बेसिस पे फिर आप अपना एग्जैक्ट वर्कआउट स्केड्यूल बनाते हैं। मैं गाइज फिलहाल जो वर्कआउट स्केड्यूल जो मैंने पिछले 12 हफ्तों में मैंने फॉलो करा है, मैंने ऑल्टरनेट डे वेट ट्रेनिंग का रखा है और हर दिन गाइज मैंने टोटल बॉडी वर्कआउट करा है। इनिशियली जो मैंने स्टार्ट करा था, आप लोगों ने मेरा होम वर्कआउट सीरीज देखा होगा, इनिशियली हम लोगों ने करा था अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्प्लिट। उसके बाद गाइस जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अभी लॉकडाउन खुलने में, तो मैंने डिसाइड करा कि इस टाइम पीरियड को आई शुड यूज़ इट टू गेन मसल एंड
टू रिकवर फ्रॉम माई इंजरीज। सो ये ओवरऑल मैंने उसके हिसाब से फिर मैंने डिज़ाइन करा। जो मेरा एक वर्कआउट सेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे तक चलता है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एवरी मसल ग्रुप के 2 एक्सरसाइज करता हूँ, वो भी 4 से 5 सेट। यहाँ तक इस बात करें टेम्पो की और रेप रेंज की, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सिंस आप अगर घर में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके पास वेट बहुत ज़्यादा होता ही नहीं है। सो इसलिए नंबर ऑफ रेपिटेशन आप अगर चाहें भी तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाया कि आप जो 70% के आसपास इंटेंसिटी चाहते हैं उसमें आपके 6 रेप निकल जाएं, क्योंकि वो वेट आपके पास है ही नहीं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बेंच प्रेस लगाते हैं या फिर डेडलिफ्ट लगाते हैं और आप चाहते हैं कि आप 70% ऑफ योर टोटल इंटेंसिटी आप उसके ऊपर करें और आप चाहेंगे कि आपका लास्ट सेट 6 रेपिटेशन तक निकल जाए, लेकिन आपके पास टोटल वेट ही अगर 100 kg के आसपास है तो यार 100 kg तो आप दूसरे सेट में पहुंच जाओगे और 100 kg पर आप 12 रेपिटेशन भी आराम से निकाल रहे हो। तो वो सिंस चीज़ यहाँ फॉलो नहीं हो पा रही थी, और रेप्स इन रिजर्व की बात करें तो वो चीज़ भी यहाँ फॉलो नहीं हो पा रही थी। सो इसलिए ये जो 3 फैक्टर्स ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, रेप्स इन रिजर्व, टेम्पो रेट एंड नंबर ऑफ रेपिटेशन एज वेल। सो ऐसा नहीं है कि इन तीनों का आपके ट्रेनिंग शेड्यूल में कोई महत्व नहीं होता है, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंट कुछ ऐसे थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, तो उनका कहीं ना कहीं वैल्यू थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है, तो इसलिए उसकी बात मैं फिलहाल आपको इस वर्कआउट शेड्यूल में आपके साथ नहीं कर रहा। और फाइनली गाइस, जहाँ तक बात करें कि मैंने जो 15 किलो गेन करा है, इसके डिटेल के बारे में मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया कि आप अगर इतने टाइम से ट्रेन कर रहे होते हैं ना, मसल गेन आपको इतना ज़्यादा इतनी जल्दी नहीं होता है। आप जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तब आपको मसल गेन थोड़े क्विक होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मसल मैच्योरिटी आती रहती है वैसे वैसे जो ये प्रोग्रेशन होता है बहुत स्लो होता रहता है। सो इसलिए अगर मैंने 15 किलो गेन करा भी है तो इसमें से मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ हैज़ टू बी फैट, और जब मैं, क्योंकि मैं इसके बाद कट पर जाऊँगा, तो जब मैं दोबारा कट करूँगा तो सारा का सारा जब श्रेड होगा तो मैं ऑलमोस्ट उसी साइज़ पर और उसी वेट पे जाके कट हो जाऊँगा। गाइस ये एकदम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का फैक्ट है, और ये वो इंसान कह रहा है इसके बहुत ज़्यादा अच्छी कोई जेनेटिक्स नहीं है। मेटाबॉलिक रेट मेरा थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन वो भी सिंस अगर मैं कंपेयर करूँ मेरी टीन एज से और जब मैं अब 30+ हो चुका हूँ तब से, तो बहुत ज़्यादा उसमें ही फ़र्क आ चुका है। मुझे खुद ये फील होता है कि जितना ईजी मेरे लिए कट करना मेरे 90s, 20s, 21s, इवन 25 तक था, उतना आसान अब मेरे लिए नहीं रह गया है। इवन आई हैव टू वर्क रियली हार्ड व्हेन आई गो ऑन अ कट। सो देयर आर सो मेनी वेरिएशंस, और आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखते हो और अपनी लाइफ में और अपने वर्कआउट शेड्यूल में, अपनी ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट करते हो। सो गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, फिर आपकी शिकायत आती है कि भाई बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाते हो, पर गाइस मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जितना हो सके आपको डिटेल में मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है और जो थोड़ा बहुत स्टडीज़ के थ्रू, अपने क्लाइंट्स के थ्रू सीखा है, वो आपको जितना हो सके डिटेल में समझाता हूँ ताकि अच्छे से आपको बात समझ में आए। बाकी गाइस वीडियो लंबा नहीं करेंगे, वीडियो करेंगे अब एंड। मुझे इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर देना, अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे कुछ वीडियोस करूं तो उसके बारे में ज़रूर बताना। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।